हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दिस दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रसिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज को रन कर रहे हैं। इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने 3 पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें हमने रशिया के ओवरव्यू को देखा है और बाकी 2 पार्ट में हमने समझा है सोशलिज्म इन यूरोप। अब उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो रसिया में इवॉल्व होती है। उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आज समझेंगे द रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 1 में, है ना। ये पार्ट 1 है और भी इसके पार्ट्स आएंगे, है ना, जिसमें हम रशियन रेवोल्यूशन को समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़, है ना। इफ़ पॉसिबल यू कैन शेयर दिस वीडियो इन अनदर ग्रुप इफ़ यू आर मेंबर। आई मीन कि रेलिवेंट ग्रुप होना चाहिए आपका। अगर आपने कोई ज्वाइन किया है, आपको लगता है कि इससे प्रॉफिट होगा, किसी बच्चे को उसको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी पढ़ के, तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपने नोट्स बिल्कुल बनाएं, जैसे कि मैं हमेशा रिमाइंड करता हूं और मैं हमेशा करता रहूँगा, है ना, क्योंकि नोट्स ही आपको काम देने वाले हैं एट द एंड। और मुझसे प्लीज़ पीडीएफ की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि मैं ये कर नहीं पाऊँगा, है ना। इसके रीज़न मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताए हुए हैं। दूसरी चीज़, अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी, है ना, क्वेरी है, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और आंसर भी करता हूँ उनकी क्वेरीज़ को, है ना, और उनके डाउट को भी सॉल्व करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, इसी पार्ट को हम आज आगे बढ़ाएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आज कि ये जो रशियन रेवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम ये जितने भी पॉइंटर्स हैं यहाँ पे सारे नहीं डिस्कस करेंगे आज, बट हाँ, हम बैकग्राउंड देखेंगे ओवरऑल रसिया का अभी कि क्या था। रसिया, देखो, सिंपल सी बात है। आप सोचो कि आज हमें कल रेवोल्यूशन करना है और आज आप रात को सो जाओ, सुबह उठो कि चलो चलो चलते हैं रेवोल्यूशन करने। तो ऐसे रेवोल्यूशन नहीं होता दोस्तों, उसके कुछ कॉजेज़ होते हैं, है ना, रीजंस होते हैं रेवोल्यूशन होने के, है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी रेवोल्यूशन करें उठते ही, है ना। तो उन्हीं कॉजेज़, उन्हीं रीजंस को और ये भी देखेंगे किस तरीके से जो सोशलिज्म है, किस तरीके से यहाँ पे उसको फर्टाइल ग्राउंड मिला, है ना, उसको कल्टीवेट किस तरीके से ये जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वहाँ पे कल्टीवेट होती है ना। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को उगने के लिए या कुछ बढ़ने के लिए उसको वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है या फर्टाइल लैंड चाहिए होता है ना। खेती बाड़ी करने के लिए जो पौधे उगते हैं एंड ऑल, है ना। तो ऐसे ही सेम तरीके से रेवोल्यूशन को होने के लिए ही कुछ कॉजेज़ हैं, है ना। ऐसे ही आप समझिए जो सोशलिज्म का आइडिया है वो इवॉल्व कैसे होगा रसिया में, किस तरीके से कल्टीवेट होगा, उसके लिए भी हमें फर्टाइल ग्राउंड चाहिए होगा, है ना। और रसियन रेवोल्यूशन होता कैसे है, क्योंकि आपको पता है जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ हैं, है ना, और भी रोबर्टन के जो भी आइडियाज़ थे हमने पढ़े थे, किस तरीके से वो रेवोल्यूशन ला देते हैं, है ना, रसिया में। उनके थॉट्स, उनके विचार और उन्हीं की आइडियोलॉजी पे बेस है। इस चीज़ को हम अभी पढ़ेंगे। तो थ्रू आउट रशियन रेवोल्यूशन में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे इसका, द 1905 का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम फेब्रवरी रेवोल्यूशन भी देखेंगे अगेन, फिर हम पढ़ेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन, है ना, ये भी पढ़ेंगे 1917 का अगेन। फिर हम इसी को आगे और बढ़ाएंगे, रसिया आफ्टर रेवोल्यूशन देखेंगे, यूएसएसआर कैसे यूएसएसआर की स्थापना होती है, कौन लीडर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन स्टालिन एंड रसिया अंडर हिम, है ना, स्टालिन के को देखेंगे और रसिया किस तरीके से कंट्रोल में रहता है, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं रसिया को स्टालिन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आई होप इतनी सारी सी बात आपको क्लियर आ गई होगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, है ना। लेट्स मूव अहेड। चलो
जैसा कि हमारा पढ़ने का तरीका है, हम सबसे पहले मैपिंग कर लेते हैं, है ना। चलो रसिया देखते हैं। बट नहीं, आज का रसिया नहीं, जिस तरीके से आपको रसिया दिख रहा है ना, हम यहाँ पे रसियन एम्पायर की बात कर रहे हैं। और हम बात कब की कर रहे हैं? अर्ली 20th सेंचुरी और लेट 90th सेंचुरी की हम इस लेक्चर में भी बात करने वाले हैं। उस टाइम पे देखेंगे कि रसिया किस तरीके से था, है ना। तो उस टाइम पे जो रसिया था, एक रसियन एम्पायर हुआ करता था, है ना। 1914 तक, जब तक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये है मैप, ये आप देख रहे हो पोलैंड का हिस्सा यहाँ पे, आज के टाइम का पोलैंड एंड वॉर्सो। आपको पता है ना वॉर्सो कहाँ की कैपिटल है? पोलैंड की है। ऐसे ही ये पूरा इधर आप देख रहे होगे, इधर एशियन जो कंट्रीज़ हैं, लाइक जो चाइना एंड ऑल है। चाइना तो नहीं बोल सकते पूरा, चाइना चाइना तो नहीं था, बट हाँ जो कुछ रीजन थे, मंगोलिया का रीजन है, वहाँ के आसपास का व्लादिवोस्तोक आपको दिख ही रहा होगा, ये चाइना है। बट उसी के आसपास का पूरा एरिया ऐसे था। और यहाँ पे भी अभी हम वो कंट्रीज़ के नाम देखते हैं, है ना, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो प्रेजेंट डे में हैं इंडिपेंडेंट कंट्री, वो कभी रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, है ना। तो अब हमें पता है रशियन एम्पायर कब होगा, जब उसका कोई एम्परर होगा या मोनार्क होगा। तो रसिया किसके अंडर में था? मोनार्क के अंदर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या 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 चीज़ें होती है अभी हम देखते हैं। फॉल ऑफ, अब जब रसिया किस तरीके से, अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ओवरव्यू हम समझते हैं ना, क्रक्स देखते हैं लेक्चर का कि ओवरऑल क्या होने वाला। रसिया जो था अंडर कंट्रोल था किसके? मोनार्क के। और ये जो मोनार्की सिस्टम थे कब ख़त्म होती है? इन फरवरी 1917 में, है ना। यूँ कह सकते हो आप, फरवरी का रेवोल्यूशन आया था, उसमें मोनार्की हट जाती है। फिर एक गवर्नमेंट स्थापित कर दी जाती है ना। वो गवर्नमेंट कैसी थी वो भी हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द लेक्चर। अभी के लिए आप बस इतना समझें कि रशिया पहले एक एम्पायर था अंडर मोनार्क। फिर मोनार्की सिस्टम हटा दी जाती है 1917 में, किसके थ्रू? उसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित किया जाता है, जिसको टूक ओवर कर लिया जाता है सोशलिस्ट, है ना। सोशलिस्ट को थ्रू किसके? अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब आपने सोशलिस्ट पढ़ा है तो आप रिकॉल कर पाएंगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप सभी को पता है सोशलिस्ट कौन पीपल थे, है ना। वो किस तरीके से टुक ओवर करते हैं और किस तरीके से इनके अंदर सोशलिज्म की भावना आई थी, रसिया में किस तरीके से सोशलिज्म फैला था, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नाउ ये जो सारी चीज़ें होती हैं इन बिटवीन 1970 टिल 1917 तक, ये कैसे हुई? हाउ डिड ऑल दिस हैपन? ये हुआ कैसे? ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ही रेवोल्यूशन, जैसे मैंने बताया कि आप सो के उठो और रेवोल्यूशन करने निकल जाओ, चलो रेवोल्यूशन करते, ऐसा नहीं है ना। व्हाट आर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन? हम रसिया की सोशल और जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसको भी हम देखेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ना, रसियन एम्पायर 1914 को देखते हैं। ये जो रशियन एम्पायर था 1914, आई मीन उससे पहले भी थोड़ा, ये जो जार निकोलस सेकेंड थे, ये रूल कर रहे थे रसिया को। यूँ कहना होगा रशियन एम्पायर को, इट्स अम्पायर रसिया और इट्स अम्पायर। रसिया को तो रूल कर ही रहे थे, जो कंट्री है प्रेजेंट डे रसिया, बट इसका जो अम्पायर फैला हुआ था उसको भी ये रूल कर रहे थे। ये एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? ये जो टेरिटरी थी, मॉस्को तो थी ही, द रसियन एम्पायर में इंक्लूडेड थे करंट डे आप देख सकते हो फिनलैंड, लटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, है ना, पार्ट ऑफ कुछ पोलैंड, जैसे अभी मैंने आपको दिखा था, वॉर्सो, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये सब रशियन एम्पायर के हिस्से थे। एंड नाउ ये जो रसिया है उस रशियन एम्पायर था, और कहाँ से स्ट्रेस था? पैसिफिक से लेके कंप्राइज टुडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स जब बोलें कंट्री, एज वेल एज जॉर्जिया, जो मिडिल ईस्टर्न इधर कंट्री आप देखोगे इधर मिडिल में, मिडिल एशिया में, आर्मेनिया, अजरबैजान, है ना। तो ये भी कंट्री इंक्लूडेड थी।
अब वहाँ पे रिलीजन देख लेते हैं किस तरीके, जिस तरीके से अभी आपको इंडिया में डाइवर्सिटी दिखती है ना, रिलीजन की, इसी तरीके से रशियन एम्पायर में भी थी। वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी, वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की मेजॉरिटी भी थी। और ऐसा नहीं था कि रशियन ऑर्थोडॉक्स थे वहाँ पे और भी थे, कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे एंड बुद्धिस्ट थे। आई होप आपको मुझे रशियन ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक समझाना पड़ेगा। ये क्रिश्चियन ही होते हैं, बट इनको अपने रूल के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से ये उस धर्म को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से मानते हैं, है ना, जिस तरीके से बाइबल को मानने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, ऐसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, वो उस रूल को फॉलो करते हैं। रशियन ऑर्थोडॉक्स होते हैं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और जो कैथोलिक्स होते हैं, जो चर्च और बाइबल्स दोनों को मानते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको, जब मैंने जर्मनी आपको पढ़ाई थी ना, कवर कराया था जर्मनी के इम्पोर्टेंट फैक्ट, तभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। नाउ तो ये डाइवर्सिटी आपको दिख रहा होगा। वेल, तो अभी आप बैकग्राउंड समझो, रसिया कैसा था उस टाइम पे 1914 के टाइम तक, है ना, बिफोर प्री रेवोल्यूशन को 1905 का जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले, तो उस समय पे ये रसिया कैसा था। जियोग्राफिकली ये सारी चीज़ें अभी आपने समझ ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रसिया की इकोनॉमी। उस टाइम पे रसिया की इकोनॉमी कैसे, क्योंकि देखो जो रेवोल्यूशन होता है वहाँ की इकोनॉमी और जो सोसाइटी होती है वहाँ की, किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही थी, किस तरीके से थी। हम मैप करेंगे ये जो यूरोप में, बाकी जो यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी इम्पैक्ट कर रही थी और रसिया की किस तरीके से इकोनॉमी इम्पैक्ट कर रही थी। बट बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रसिया की इकोनॉमी कैसी थी, वो भी अभी हमें समझना चाहिए, है ना। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, आपको सेंचुरी का सिस्टम फंडा समझ में आना चाहिए, है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग अराउंड, ये मान लीजिए जो बिगनिंग स्टार्ट होता है 1900 आप बोल लो, है ना, जिसको आप 20th सेंचुरी बोलोगे, बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। द वहाँ यहाँ की जो मेजॉरिटी थी, यहाँ की जो पीपल थे, वो क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट, है ना। वहाँ की जो मेजॉरिटी थी बहुत ज़्यादा लोगों की, वो क्या थे, एग्रीकल्चर थे। कितने परसेंटेज, अराउंड 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। दैट मीन कि अगर आप समझो 100% की जो पॉपुलेशन है उनकी, उसमें से 80% जो पीपल थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर में इवॉल्व थे, है ना। वहाँ पे और काइंड ऑफ कोई अभी इंडस्ट्री नहीं लगी हुई थी, है ना, कि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री लगी हुई है। अलग अलग टेक्सटाइल्स भी है वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी आया नहीं है यहाँ पे अभी, है ना, जबकि वहाँ पे आ गया था। वो भी हम देखेंगे, आ तो चुका था, बट अभी जो इस टाइम का जो पीरियड था बिगनिंग में, वहाँ पे अभी भी जी यहाँ पे जो लोग थे वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, एग्रीकल्चर टाइप की इकोनॉमी में इवॉल्व थे, है ना, इन्वॉल्व थे। अब आपको मुझे यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनता है, आप लोग मुझे बताओ, प्रेजेंट डे हमारा प्यारा भारत, आई मीन जो इंडिया है ना, इंडिया कहना बेहतर है, भारत कहना, वो किस टाइप की इकोनॉमी, जो मेजर इकोनॉमी है ना, किस टाइप की इकोनॉमी इंडिया में कंट्रीब्यूट करती हैं, जो मेजर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो आप मुझे लिस्ट करेंगे, है ना, आप मुझे बताएंगे। तो अभी हम उस टाइम पे जाते हैं, रसिया की हम देख रहे हैं। अगर कंपेयर किया जाए दैट टाइम, बाकी जो यूरोपियन कंट्री थी, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, वहाँ पे अराउंड ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर वहाँ नहीं था, वहाँ पे सब कुछ, है ना, बढ़िया चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, है ना, खूब पैसे आ रहे हैं, इकोनॉमी, जाहिर सी बात है, वो हम आगे समझेंगे, इकोनॉमी ग्रोथ तो होती है जब इंडस्ट्री लगती है। बट वहाँ पे जो लोग थे, ये जो एग्रीकल्चर में इतना परसेंटेज जो है इन कंपैरिजन टू रसिया, इतना इवॉल्व नहीं थे लोग।
वहाँ पे अराउंड 40 to 50% ही लोग एग्रीकल्चर में इवॉल्व थे, है ना। दिस प्रोपोर्शन वॉज हाइयर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इन द अम्पायर cultivator produce for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain। इस चीज़ को समझो, ये जो एम्पायर था वो क्या करता था, इतना प्रोड्यूस करता था कि वो खुद तो खा ही सके, है ना, एज वेल एज वो मार्केट में भी बेच सके, जिसकी वजह से क्या था, रसिया उस टाइम पे मेजर एक्सपोर्टर था, बाकी भी कंट्रियों को वो बेचता था ग्रेन्स, है ना, अनाज सेल करता था। तो अभी आपको इकोनॉमी समझ में आ रही होगी, है ना, किस तरीके की वहाँ की इकोनॉमी थी रसिया की। और आगे बढ़ते हैं रसियन इकोनॉमी को और अब समझते हैं। नाउ इंडस्ट्री की बात करते हैं। उस समय क्या था, इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। अब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री के मेरे ये रही जेब में, ऐसे जेब में लगे हो, ऐसा नहीं। ये एक आर्ट ऑफ राइटिंग है, लिखने का एक तरीका है। इसका मतलब ये है कि जो ये इंडस्ट्री थी हर जगह नहीं थी, है ना, बहुत कम इंडस्ट्री थी उस कंट्री में, कहीं कहीं होती थी इंडस्ट्रीज, है ना। प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट जो इंडस्ट्रियल थे, या है ना, जो एरिया था, जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया था, कहाँ पे था, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। मैंने इसकी मैपिंग कराई थी, है ना, आपके माइंड में मैप बन जाना चाहिए पीटर्सबर्ग और मॉस्को का। ठीक है दोस्तों, आगे। नाउ आपको इंडस्ट्रियल एरिया समझ में आ गया। ऐसा नहीं था कि ये पूरा जो रशियन एम्पायर था हर जगह इंडस्ट्री लगी हुई थी, है ना। अगर इंडस्ट्री लगी ही होती तो 85% लोग क्यों इन्वॉल्व होते, है ना, एग्रीकल्चर में, बाकी और भी काम करते हैं और ग्रोथ होती रशिया की इकोनॉमी। अगेन नाउ क्राफ्ट्समैन अंडरटूक मच ओवर द ऑफ द प्रोडक्शन, but large factories existed alongside craft workshop। अब ऐसा नहीं था कि हर जगह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ही लगी हुई थी लोगों के लिए। मेजरली वहाँ पे क्या था कि क्राफ्ट वर्कर्स ज़्यादा थे, मतलब छोटे छोटे कारखाने लगे हुए थे जहाँ पे लोगों को जॉब्स मिल रही थी, लोग काम कर रहे थे, कारखाने लगे हुए थे, बट बड़ी फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई थी, है ना, तब तक। नाउ many factories were set up in the late 20th century, आप बोल 90th century बोल सकते हो। लेट कब, 1890s के टाइम पे बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हो रही थी, है ना। व्हेन रसिया रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सपेंडेड, जब रसिया अपना रेलवे नेटवर्क क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, रशियन का जो रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा था ड्यूरिंग द 80s 90s के टाइम पे। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, रेलवे नेटवर्क लग रहा है, देखो जब यातायात के साधन होंगे दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन होंगे क्विकली, है ना, तो क्या होते हैं, इंडस्ट्रियाँ लगना स्टार्ट होती हैं, उसी के आसपास ही फैक्ट्रियाँ होती हैं, है ना, जहाँ से माल को ढोया और भेजा जा सके। अब ऐसा क्यों, एक चीज़ और मैं समझाता हूँ, पहले ये चीज़ समझो। इंडिया में भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, सुजुकी एंड ऑल, है ना। ऐसे ही और भी बड़ी फैक्ट्री में मल्टीनेशनल कंपनी का नाम ले लेता हूँ, जैसे गूगल एंड ऑल। तो ये आपकी कंट्री में क्यों आती है ना, वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कंट्री में फैक्ट्रियाँ लगाने लायक लैंड होती हैं, कनेक्टिविटी होती है, रेल रोड की कनेक्टिविटी होती है, और जो नॉर्मल जो हमारे हाईवेज़ होते हैं, है ना, इनकी कनेक्टिविटी अच्छे से होती है, तभी ये क्या फैक्ट्रियाँ सेटअप करते हैं, तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। सिंपल सी बात है, रसिया में तो लैंड तो था ही, जब रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड होने लगा तो और फैक्ट्रियाँ लगने लगी, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा किसी भी कंट्री में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इंडस्ट्री इंक्रीज होंगी, इंडस्ट्रियल वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, काम मिलेंगे, है ना। नाउ अब कोल प्रोडक्शन डबल, वहाँ पे क्या हो जाता है, जो कोल की प्रोडक्शन होती है ना, कोयले की, वो डबल हो जाती है, और आयरन एंड स्टील की जो प्रोडक्शन होती है वो
4 गुना हो जाती है, क्वाड्रपल, है ना। आप समझ रहे हो कि किस तरीके से रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंड, जब एक्सपेंड होता है किस तरीके से प्रोडक्शन वहाँ पे और भी बढ़ती हैं कि पर्टिकुलर चीज़ों में, है ना। बाय 90s, है ना। आप बिल्कुल बिगनिंग में आप आ जाओ 1900 आप, है ना। बाय 1900 सम ऑफ एरियाज फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। बिल्कुल 1900 आते आते बहुत सारे एरिया में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे या जो क्राफ्टमैन, जो कारखाने में छोटे छोटे कारखाने थे वहाँ पे जो काम करते थे लोग, इक्वल नंबर हो चुका था। पहले क्या था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं लगी हुई थी, लोग छोटे मोटे कारखानों में ही काम करते थे, है ना। अभी आपको ये रशियन की इकोनॉमी इतनी समझ में आई होगी, किस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी वर्किंग में थी। नाउ अगेन और देखते हैं, लेट्स सी समथिंग अबाउट दिस ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। अब इन इंडस्ट्रीज के बारे में हम थोड़ा समझते हैं, है ना। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी मेनली। अब उनका मोटिव क्या था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, है ना। वॉज देयर नॉट एनी रेगुलेशन बाई गवर्नमेंट। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे और समझते हैं। आप बिल्कुल डॉट को कनेक्ट करते चलो सोशलिज्म इन यूरोप से लेके। कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या था, उन्होंने क्या बताया था, जो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके, कुछ ही लोगों के हाथों में हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हीं के हाथों में। और उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ना कि जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी भलाई या उनके वेलफेयर के लिए सोचना। अब आप सोच रहे होगे कि वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं था गवर्नमेंट के द्वारा। वॉज देयर नॉट एनी रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, रेगुलेट नहीं किया जाता था क्या इन फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल को या इनके मालिक को या इन कंपनियों को जो भी वहाँ पे ओपन हुई थी। बिल्कुल रेगुलेशन वहाँ पे था। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, सुपरवाइज किया हुआ था जो जो भी कंपनीज थी बड़ी, है ना। आप समझ रहे हो, जितनी भी बड़ी कंपनीज थी, जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज थी जो मैन्युफैक्चरिंग में इवॉल्व थी वहाँ पे, है ना। तो उनको उनके लिए मिनिमम वेजेस तय कर दिए गए थे कि कम से कम इतने आपको वेतन लोगों को, ये जो वर्कर्स हैं अपने लेबर्स को देना ही पड़ेगा। और जो वर्किंग आवर्स है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना होगा। ये नहीं कि बहुत लंबे लंबे सा। बट फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर्स होते थे, है ना, सुपरवाइजर्स जिनको बोल सकते हो, जो निगरानी रखते थे, इंस्पेक्टर्स जो होते थे, कुडंट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। रूल को ब्रेक कर दिया जाता था, वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली वहाँ के इंस्पेक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपको अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, इवन इंडिया में भी आपको मिलेगा, जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं वहाँ पे भी अभी भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। बट ये है कि जो गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर रखा है कि आपको मिनिमम वेजेस तो देने ही है ना। पर अगर आप उनसे एक्स्ट्रा आवर लेते तो, और उनको जितने भी घंटे काम एक्स्ट्रा करते उसके पैसे मिलते हैं, उनको अलग से मिलते हैं, है ना, उनकी सैलरी में एड ऑन होती है। तो अपनी मर्जी से जो लेबर है, आज का टाइम बहुत अलग है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, वो आपके बारे में कभी नहीं सोचते थे। जैसे अभी क्या है, ऑलमोस्टली आपको 8 आवर्स तो देने ही होते हैं किसी भी कंपनी में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कहीं कहीं 9 आवर है, तो ऐसा भी, और कुछ टाइम एक्सटेंड तो हो ही जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, आपके घर में भाई बहन माता पिता फादर जो भी हैं वर्किंग होगी, उनसे आप समझिएगा कि किस तरीके से अभी वर्किंग स्टाइल है, जो फैसिलिटीज़ हैं अभी वो चीज़ हमें मिल रही है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी। ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कभी नहीं सोचते थे कि अपने एम्प्लॉयर को कैब देंगे, मील देंगे, है ना। तो ये चीज़ नहीं थी, ये रूल्स ब्रेक होते थे। नाउ इन क्राफ्ट्स यूनिट, ये जो छोटे छोटे कारखाने थे या वर्कशॉप होते थे जो छोटे छोटे, वहाँ पे क्या होते थे,
वर्किंग आवर काफ़ी बढ़े हुए थे, अराउंड 15 आवर्स आप समझ सकते हो, कंपेयर टू जो बड़ी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे 10 से 12 घंटे होते थे। पर जो क्राफ्ट्स यूनिट्स लगे हुए थे, छोटे छोटे कारखाने थे, वहाँ पे 15 से 16 घंटे काम कराए जाते थे लोगों से, है ना। और एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम टू डॉर्मेटरीज। अब उनकी फैसिलिटी कैसी थी? आज के तरीके से किसी को रूम रेंट ये सारी चीज़ें सैलरी में नहीं मिलती, है ना। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ये पिक्चर आप देखिए, है ना, कुछ इस टाइप की डॉर्मेटरीज मिलती थी। और यहाँ पे क्या करते थे लोग, वर्कर क्या करते हैं, वर्कर स्लीप्स इन बंकर इन अ डॉर्मेटरी इन अ प्री रेवोल्यूशनरी रसिया। रसिया में रेवोल्यूशन से पहले यहाँ पे लोग सोते थे और 6 घंटे सोते थे, उसके बाद तुरंत उनको काम पे जाना होता था, फिर दूसरे की बारी होती थी। आप समझ लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक ही अपनी फैमिली लेके नहीं सो सकता था, शिफ्ट वाइज चलती थी। 6 घंटे आपको सोना है, फिर आपको काम करना है ना। दे स्लेप्ट इन शिफ्ट एंड कुडंट कीप देयर फैमिलीज विद देम, क्योंकि जगह नहीं होती थी डॉर्मेटरीज में। जो वर्कर्स थे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे अलाउज था, है ना। नाउ जैसे मैंने आप सभी को बताया था, जब काम हुआ करता था तभी काम, जब काम नहीं होते थे फिर निकाल देती थी। तो अभी बहुत सारे, आप सभी को तो जॉब तो मिली नहीं थी, है ना, सभी स्किल वर्कर नहीं थे। तो बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड लोग थे या पीजेंट्स थे, अब उन्हीं पीजेंट्स में से ही तो लोग थे जो यहाँ पे काम करने आए होंगे कारखाने में। क्योंकि आपने देखा था ऑलमोस्टली 85% जो पॉपुलेशन थी रसिया की, वो इवॉल्व थी किसमें, एग्रीकल्चर में। और उन्हीं में से लोग थे कारखानों में काम करने आए थे। तो बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड पीजेंट होते थे, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग में ये पिक्चर देख रहे हो, ये यहाँ पे अब सरवाइव करने के लिए यहाँ पे खाना खा रहे थे। अब देखो, अब ये सोच रहे होगे कि ये लोगों के साथ इतना अत्याचार होता था, वेजेस कम मिलते थे, लॉन्ग आवर थे, है ना, काम करने के लिए घंटों घंटों काम करना पड़ता था। तो ये करते ही क्यों थे, है ना, छोड़ क्यों नहीं देते जॉब, है ना। जाहिर सी बात है, कोई ज़बरदस्ती थी? जी हाँ, मजबूरी थी दोस्तों। भूख आपसे कुछ भी करा सकती है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप भूखे रहोगे। जिस तरीके से आप देख रहे होगे अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स हैं, जिस तरीके से चैरिटेबल किचन में खाना खा रहे हैं ना, या रह रहे हैं पुअर हाउसेज में, इसी तरीके से एटलीस्ट ये जो काम करते थे ये लोग, ये तो सोचते थे एटलीस्ट हम काम कर रहे हैं, खाने को तो मिल रहा है और सोने के लिए जगह, है ना। तो ये कंडीशन थी उस टाइम पे वहाँ की सोसाइटी की। अभी और चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। अभी तो हमने इकोनॉमी देखी। नाउ वी विल लुक एट द रशियन सोसाइटी। अब वहाँ की रशियन की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, हम इसको देखते हैं। वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज एंड सेटल इन सिटीज़। जैसे अभी मैंने बताया कि कंट्री साइड से जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो कहाँ आ गए थे, सेटल हो गए थे शहर में। कहाँ? दे वर डिवाइडेड, शहर में तो आ ही गए थे जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई थी। और नाउ ये जो वर्कर्स थे, है ना, ये भी डिवाइडेड थे, किससे? बाय स्किल। इनको अब आपस में डिवीजन भी था, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो मेटल वर्कर होता था, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग का, वो अपने आप को क्या समझता था? एरिस्टोक्रेट, मतलब अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझता था बाकी अदर जो लेबर थे या वर्कर्स थे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वहाँ पे जो ये मेटल वर्कर थे उनको एक सेट ऑफ स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी, है ना, जिसकी वहाँ पे डिमांड थी, है ना, मेटल वर्कर की। तो वो लोग अपने आप को बाकी लेबरर से क्या अपर क्लास में समझते थे, कि अपर समझते थे उनको, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, है ना। कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री में नहीं काम कर रहा होगा या बाकी अदर काम नहीं कर रहा होगा, सारे के सारे मेटल वर्कर। बट जैसे आज का टाइम आप देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्लू कॉलर की जॉब, है ना, आप देखते हो ना, काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब होती थी। तो वैसे ही वो लोग मेटल वर्कर जो होते थे सेंट पीटर्सबर्ग के, वो अपने आप को काफ़ी रिस्पेक्टफुल समझते थे बाकी अदर वर्कर्स। तो इस तरीके से डिवीजन था उनके स्किल के बेस पे वहाँ के वर्कर्स के बीच में, है ना। देयर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। ये जो मेटल वर्कर थे, जैसे मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड प्रोफेशन था, और उसको करने के लिए ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत पड़ती थी। तो सभी लोग स्किल नहीं थे, स्किल्ड वर्कर नहीं थे वहाँ पे। नाउ वुमेन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं उस सोसाइटी में क्या था। वुमन मेड अप टू
30 अप टू मान लीजिए या अराउंड 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्सेस, है ना। अगर किसी फैक्ट्री में 100 महिलाएं काम कर रही तो उसमें से 31%, सॉरी, किसी भी फैक्ट्री में 100 लेबर वर्किंग है तो उसमें से कंट्रीब्यूशन जो हो महिलाओं का 31% हुआ करता था बाई कब 1914 तक। बट दे वर पेड लेस देन मैन। ये भी यहाँ पे क्या था, इनके बीच भेदभाव था, है ना, कि ये जो वुमेन थी उनको कम पे किया जाता था। आई मीन ये समझ लीजिए हाफ या 1/3 इनको पे किया जाता था अकॉर्डिंग टू मेन सैलरी। अब ऐसा क्यों था? देखो, कुछ तो पैट्रियोटिकल सोसाइटी होती है दोस्तों, जैसे आज भी है हमारे देश में, इवन इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में भी आप देख सकते हो पैट्रियोटिकल सोसाइटी। उस टाइम पे थोड़ा सा ये इसको इस तरीके से ना समझे, इस तरीके से समझे, उस टाइम पे भी समझा जाता था जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले कम काम कर सकती हैं, कम स्किल्ड हैं, या उनको कम आंका जाता था, कम समझा जाता था, इसलिए उनको लेस पे करते थे। और आज भी मैं बेट कर सकता हूँ बहुत सारे जो इंडस्ट्री लगी हुई है इंडिया में, हरियाणा में, पंजाब में, कहीं पे भी आप देखोगे, है ना, नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, या दिल्ली में कहीं, या गुड़गांव में, जहाँ पे भी महिलाएं वर्किंग होंगी उनको अभी भी लेस पे किया जाता है ना। मैं ब्लू कॉलर जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं इसके खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि महिलाओं को अपलिफ्ट ना किया जाए। बिल्कुल उनको अपलिफ्ट किया जाना चाहिए, उनके अंदर भी पोटेंशियल है काम करने की। और देखा जाए कई बार महिलाएं जो हैं पुरुषों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अर्न कर रही हैं आज के भी टाइम में, है ना, या बराबरी का हिस्सा आप देख सकते हो, पढ़ाई में भी, एजुकेशन में, अर्निंग में एंड ऑल। उनको भी बस मौका मिलना चाहिए काम करने का, पढ़ाई एंड ऑल का, है ना। तो मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि वो उनको कम पैसा देना चाहिए या वॉट एवर, उनकी स्किल के बेस पे या कम पढ़ें। स्किल पे डेफिनेटली देखा जाता है, आपके पास स्किल होनी, वो स्किल नाउ आज का जो टाइम है किसी के पास, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, है ना। ये उस टाइम की हम कंडीशन की बात कर रहे थे, है ना, अर्ली 20th सेंचुरी की। नाउ डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। अब इनके बीच में इतनी सारे डिविजन्स तो थे, है ना, इतनी सारी डिस्पैरिटी तो आपको दिख रही थी, पर जब बात आती थी स्ट्राइक करने की काम के लिए, जब काम को स्टॉप करना होता था, वो यूनाइट हो जाते थे। आप बोल रहे होगे काम क्यों स्टॉप करते थे? जब इनके फेवर में कुछ होता नहीं था, जब ये कुछ डिमांड करते थे इंडस्ट्री ऑनर से या काम के लिए वॉटेवर, तो ये लोग स्ट्राइक भी करते थे। और ऐसे ही स्ट्राइक कब देखे गए हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और मेटल इंडस्ट्री में अराउंड 1896 से लेके 1897 के बीच में, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में, है ना, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में, है ना। तो ये स्ट्राइक भी किए गए हैं। अब इसको इस तरीके से समझो, सपोज आप मान लीजिए आप 12th क्लास ए के सेक्शन के बच्चे हो और कुछ बच्चे जो हैं 12th क्लास बी के बच्चे हैं। अब आपस में नोक झोंक बनी रहती है ना, कुछ भी हो, लड़ाई झगड़े वॉट एवर जो भी होते हों, ऊपर नीचे होना लगा रहता है, डिस्पार्टी होती हैं आपस में। बट अब वहीं पे सपोज आपके ही स्कूल में टूर्नामेंट हो रहा है, किससे? 11th की क्लास के बच्चे से, है ना। तो नाउ अब यहाँ पे क्या होगा? भले ही आपके बीच में भेदभाव हो और जहाँ पे एक एक होने की बात आती है ना, वहाँ पे लोग एक हो जाते हैं, भाई भाई बहन बहन हो जाते हैं, है ना, कि वहाँ पे एक एक दूसरे का साथ देते हैं। जहाँ पे बात आती है दूसरी टीम से लड़ना है, दूसरी टीम से जीतना है, सपोर्ट करना है, वहाँ पे भले ही आपस में कितने भी झगड़े करें, बट वहाँ पे वो एक हो जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी थी, इसको यहाँ पे इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्राइक भी करते थे। नाउ थिंक, कनेक्ट योर डॉट्स, कि जो सोशलिज्म इन यूरोप हमने पढ़ा भी, क्या वैसी कंडीशन है? क्या ये जो सोशलिज्म की आइडिया है यहाँ पे अडॉप्ट किया जा सकता है? ऐसी सोसाइटी में ये लोग अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा फर्टाइल ग्राउंड है ना? जो आइडियोलॉजी है, बिल्कुल है या नहीं, अभी और हम आगे समझेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप इंडस्ट्री के बेस पे देखें, लेबर के बारे में बात करें, तो बिल्कुल यहाँ पे
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना प्रॉफिट मेकिंग में लगे हुए हैं, वर्कर के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके खाने पीने के उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। इवन यहाँ तक की डिस्पैरिटी है कि उनके वेतन में भी है ना, इक्वालिटी नहीं है। जहाँ पे सोशलिज्म क्या कहता है, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा नाउ कि यहाँ पे फर्टाइल ग्राउंड बन रहा है। बट अगेन अभी आगे भी हम देखते हैं रशियन सोसाइटी इन कंट्री साइड, गांव या विलेज एरिया में अभी हम रशियन सोसाइटी को देखते हैं किस तरीके से थी। जो पीजेंट कल्टीवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अब आपको ये भी समझना है कंट्री साइड में क्या था। जो पीजेंट थे, जो वहाँ की लैंड थी, है ना, मोस्टली वही कल्टीवेट करते थे। बट नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज। ये चीज़ समझो, वहाँ के जो नोबिलिटी थे, है ना, नोबिलिटी ऐसे मानिए जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हो, जो प्रॉस्परस हैं पीपल, है ना, जो राजा महाराजा हैं जिनके लैंड्स हैं, या ऑर्थोडॉक्स जो चर्च हैं उनके पास जो लैंड्स हुआ करते थे, है ना, उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मोस्ट ऑफ द लैंड को ऑन करते थे। और उन्हीं लैंड पे ये पीजेंट्स काम करते थे, मोस्ट ऑफ द पीजेंट, क्योंकि वही कल्टीवेट करते थे। ये नोबेलिटी, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये प्रीस्ट, ये सब लोग काम नहीं करने आते थे यहाँ पे, है ना। कुछ जो पीजेंट्स थे उनके अपने भी लैंड थे, जो अपने लैंड्स पे भी काम करते थे, है ना। और कुछ पीजेंट्स थे जो मोस्ट ऑफ द वो दूसरों के ज़मीनों पे काम करते थे। वो कौन थे, लैंड नोबेलिटी, है ना, ये जो राजा महाराजा थे, ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थे उनके लैंड पे। लाइक वर्कर्स पीजेंट टू वर डिवाइडेड। जैसे वर्कर्स डिवाइडेड थे ऐसे पीजेंट्स भी, जो पीजेंट थे उनमें भी विभाजन देखने को मिलता था। जैसे अभी मैंने बताया, बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, वो क्या करते थे, दूसरों की ज़मीनों पे काम करते थे। बहुत सारे जो फार्मर थे वो अपनी खुद की ज़मीनों पे, अपने ही लैंड पे काम करते थे। लाइक इंडिया में भी अभी भी है ये सिचुएशन, आप देख सकते हो। बहुत सारी कंट्री साइड में आप जाओगे, बहुत लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरे की ज़मीनों पे काम करके अपनी जो डेली लिविंग होती है, आप बोल सकते हो, जीने के लिए जो एसेंशियल सामान चाहिए होते हैं, अनाज जो भी उगता है, तो वहीं से उनको अन्न मिलता है, अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, है ना। तो ये कंडीशन अभी अगर देखा जाए बहुत जगह चेंज नहीं हुई है इंडिया में भी। और ऐसे ही सेम आप रिलेट करो, जैसे आज का टाइम है, करंट टाइम जो चल रहा है अभी पैंडेमिक का, लोग कहाँ से माइग्रेट होके आए थे, कंट्री साइड से, कहाँ पे, शहरों में काम करने के लिए, इंडस्ट्री में। और जैसे ही पेंडेमिक फैलना स्टार्ट हुआ तो सभी लोग अपने घर को माइग्रेट भी हुए थे। अगेन फिर उतार चढ़ाव आते रहे, पेंडेमिक में लोग आते जाते रहे। तो सेम कंडीशन आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इंडिया में भी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन हम कराने जा रहे हैं, रेवोल्यूशन नहीं होने वाला है अभी सच, क्योंकि ऐसी कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है। पर आपको समझना है कि आप बिल्कुल रिलेट करके चल सकते हो सारी चीज़ें, कि इंडिया में अभी क्या है, उस टाइम पे कैसा था, क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है कि जिस तरीके से लोग गांव से शहर में आते हैं काम करने, वैसे वहाँ पे भी गए थे। जिस तरीके की आप देख सकते हो ना, विभाजन था फार्मा में। जैसे अपने इंडिया में भी बहुत सारे जो पंजाबीज़ हैं, हरियाणा में, पंजाब में खुद के लैंड हैं, है ना, उनकी ज़मीनों पे दूसरे वर्कर्स काम करते हैं अपनी अर्न करने के लिए, डेली लिविंग, है ना। नाउ एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द सोर्स और नोबेलिटी, है ना, नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी। अब ऐसा क्यों, ये जो कुछ केसेस थे, बट उनके जो मन में था, उनके जो नोबेलिटीज़ थे, वहाँ के लोग थे जिनके पास लैंड ऑनर थे, है ना, बोल सकते हो, उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। जैसे कि हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो बहुत सारे नोबल पीपल थे, उन्होंने क्या किया था, थर्ड स्टेट का साथ दिया था, जो पीजेंट्स थे, है ना। वहाँ पे क्या होता था, पीजेंट्स, ये जो फार्मर थे, वो नोबल पीपल का क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। बट यहाँ पे केस उल्टा था, रसिया में वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, बिकॉज
पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। वो चाहते थे कि जो लैंड्स हैं नोबल पीपल के, है ना, वो लैंड्स उनको दे दिए जाएं। नाउ थिंक अबाउट दिस। सोशलिज्म किस तरीके से फर्टाइल ग्राउंड बन रहा था रसिया में, किस तरीके से था आप समझ सकते हो। आप इन रिस्पेक्टिव ऑफ लेबर एंड पीजेंट्स दोनों तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से अनइक्वालिटी थी, किस तरीके से डिस्पैरिटी थी, किस तरीके से लैंड नहीं थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और जो हमारे थिंकर्स थे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने जो अपने आइडियाज़ दिए थे किस तरीके से यहाँ पे लागू हो रहे थे, किस तरीके से कल्टीवेट हो रहे थे, किस तरीके से उनको फर्टाइल ग्राउंड मिल रहा था सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को इवॉल्व होने के लिए, है ना। नाउ आगे भी हम थोड़ा सा देखते हैं। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे, है ना। अब यहाँ पे क्या था, क्या उनके दो सींग थी या चार आंखें थी, है ना, ऐसा नहीं, वो अलग इस तरीके से थे, है ना। यूरोपियन जो पीजेंट थे वहाँ पे भी थे बट वहाँ से थोड़े से अलग थे। किस तरीके से, दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर, क्योंकि जो लैंड छोटे छोटे लैंड होते थे, जो छोटे पीजेंट थे उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं होते थे, तो आपस में क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, पूलिंग करते थे, है ना, और साथ ही काम करते थे। एंड दियर कम्यून, जिसको मिर बोलते हैं, डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। और जो भी वहाँ उससे लैंड से अर्न करते थे, जो भी उपजाते थे, वो आपस में डिवाइड करते थे अकॉर्डिंग टू दियर इंडिविजुअल नीड्स। फैमिली की जो नीड्स होती थी उसी के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर लेते थे। अब यहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कोऑपरेटिव एसोसिएशन का, है ना, जहाँ पे लोग आपस में काम करें मिलके, जो भी अर्न करें अकॉर्डिंगली वो आपस में बांट लें। तो कुछ ये जो थॉट थे ये नेचुरली वहाँ पे रसिया में ऑलरेडी था, वहाँ पे किसी ने बताया नहीं था बट आपस में ये नेचुरली थे। तो नाउ थिंक किस तरीके से फर्टाइल ग्राउंड मिल रहा था रशियन रेवोल्यूशन के लिए, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को ग्रो करने के लिए, है ना। आई होप यहाँ तक सारे आपके डाउट्स, सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं, इंस्टीड अगर कुछ भी हैं अभी आपके डाउट्स, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही, हमने क्या क्या पढ़ा, रसिया का बैकग्राउंड हमने देखा, वहाँ की सोसाइटी और वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पढ़ा किस तरीके से, और किस तरीके से फर्टाइल ग्राउंड था या नहीं था सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी इसको कल्टीवेट करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रसिया, आगे का जो हम लेक्चर लेंगे नेक्स्ट, है ना। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी रसिया के बारे में, उस टाइम के, कब, लेट 19th सेंचुरी का रसिया और अर्ली 20th सेंचुरी का रसिया आपको समझ में आ रहा होगा। वहाँ के लोगों की स्थिति, परेशानियाँ, क्या दुख दर्द थे, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और कोई फीडबैक है कुछ भी आप दे सकते हो, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हो, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।